एहतशाम असगरी मर चुका था, लेकिन मेरे दिल की आग बदस्तूर भड़क रही थी। ये आग सर्द नहीं हुई थी। मैं एक ख्वाबगाह में आकर मसहरी पर दराज हो गया। तहजीब की याद मेरे दिल में निश्तर चला रही थी और मेरी आंखें भीग जाने के लिए बेचैन थीं। थोड़ी ही देर के बाद बड वापस आ गया। उसकी गर्दन झुकी हुई थी। एक सोफे पर बैठकर वो भी खामोशी से कुछ सोचता रहा। फिर जब ये खामोशी तवील हुई तो उसने कहा, चीफ, कम से कम ये बात साबित हो गई है कि तहजीब का कत्ल किसी साजिश का नतीजा था, बल्कि वो लोग इसमें पेश हैं जो आपके और तंजीम के दरमियान दीवारें खड़ी करना चाहते हैं। उन्हें भला ये बात कैसे गवारा हो सकती थी कि तंजीम से आपकी मफाहमत हो जाए और आप फिर उसके लिए सरगर्म अमल हो जाएं। मैंने कहा, सवाल ये पैदा होता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। जो कुछ मैं करूंगा बड, उससे तहजीब तो वापस नहीं आ सकती, लेकिन मेरे दिल को सुकून मिलेगा। इतने लोगों का खून बहाना चाहता हूं कि उनकी तादाद का शुमार न किया जा सके। उन लोगों का खून ही अब मेरे दिल की प्यास बुझा सकता है। खुदा की कसम, मैं उन्हें तहजीब के कत्ल के सिलसिले में इतनी अजियतें दूंगा कि वो अपने किए पर पछताते रहें। जिंदगी उन पर तंग हो जाएगी। मैं गरजता रहा और बड खामोशी से मुझे देखता रहा। फिर वो अपनी जगह से उठा, बाहर से ठंडे पानी का एक गिलास लेकर आया। बोला, पानी पियो चीफ, पानी पियो। मुझे वाकई शदीद प्यास महसूस हो रही थी। पानी का गिलास एक ही सांस में खत्म करके मैंने एक मेज पर रख दिया। बड ने कहा, हमें इस इंकिशाफ से बहुत कुछ मिला है चीफ। कम से कम अब ये एहसास दिल से निकाल दो कि फलस्तीनियों ने तुमसे तुम्हारी मोहब्बत को छीना है। मैंने कहा, हाँ बड, इस एहसास का निकल जाना बहुत अहमियत रखता है। कम से कम ये तो है कि मैं अपने दोस्तों से बदजन नहीं हूँ। वो लोग बिला वजह इस मुसीबत का शिकार होते रहे हैं। पहले भी ऐसा ही किया गया और अब भी ऐसा ही हुआ है। नासिर अजीजी, मसूद तलहा और दूसरे लोग अपनी कोशिशों में मुखलिस थे। बिलाशुबा उन्होंने मुझे वो इनाम दिया था जिसके बाद किसी इनाम का तसव्वुर ही खत्म हो जाता है। लेकिन मेरे दुश्मन भी अपनी कोशिशों में मसरूफ थे। वो अपने उन जख्मों की जलन नहीं भूल सकते जो उन्हें मेरे हाथों लगे हैं। लेकिन तहजीब को कत्ल करा के उन्होंने इंसानियत के तमाम रिश्ते मेरे जहन से मिटा दिए हैं। मैं शायद दरिंदों से भी इतनी नफरत नहीं कर सकता जितनी अब उनसे करता हूँ, और अब वो मेरी दरिंदगी का शिकार होते रहेंगे। बड ने पुरएतमाद लहजे में कहा, बड तुम्हारे साथ है चीफ। बड हर लम्हा तुम्हारे साथ है। और फिर खामोशी तारी हो गई। बड किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था और फिर बोला, पिछली बार तंजीम आज़ादी फ़लस्तीन से तुम्हारे ताल्लुकात खराब कराने में किसका हाथ था चीफ? क्या तुम उन लोगों को तलाश कर सके हो? मैंने कहा, हाँ, अमरीकी यहूदियों के साथ मेरी जंग चलती रही है। मैं उनके बड़े बड़े लोगों को ठिकाने लगा चुका हूँ और उन्हें शदीद तरीन नुकसानात पहुंचा चुका हूँ। उन्हीं में ऑलिव हावर्ड का नाम सर फहरिस्त है। ऑलिव हावर्ड मेरी वजह से जितने शदीद नुकसानात उठा चुका है उनका शुमार मुमकिन नहीं। यहाँ तक कि अमेरिकन CIA से उसे इसी बुनियाद पर निकाल दिया गया कि अपनी दुश्मनी में वो अमरीकी तंजीम के मफादात को नुकसान पहुंचाने से नहीं चूकता था। मैं इसे ऑलिव हावर्ड की इंतकामी कार्रवाई भी समझ सकता हूँ। बड पुरख्याल नजरों से मुझे देखता रहा। फिर उसने कहा, हावर्ड काफी ज़हीन आदमी है चीफ। मैं भी उससे नावाकिफ नहीं हूँ। जाहिर है मेरा ताल्लुक भी उन्हीं तमाम लोगों से रहा है। लेकिन हावर्ड को तलाश करना आसान काम तो नहीं होगा। वो एक जख्मी सांप है और इस वक्त उससे ज्यादा खुशी किसी और को नहीं होगी। मैं खामोशी से बड की बातें सुनता रहा। फिर मैंने गहरी सांस लेकर कहा, बड आराम करो, हमें काम करना है और इसके लिए अपने आप को पुरसुकून रखना जरूरी होगा। वो बोला, चीफ, मैं तो सिर्फ तुम्हें पुरसुकून देखना चाहता हूँ। तुम्हें इस तरह मुस्तरिब देखकर मुझे वहशत होती है। मैं तुम्हें ऐसे खौफनाक हालात में मुस्कुराते देखता रहा हूँ जहाँ इंसानों के चेहरे खुश्क हो जाते हैं और उन पर मुस्कुराहट की रमक तक नहीं आती। लेकिन चीफ, ये सदमा बिलाशुबा तुम्हारे लिए बहुत तकलीफ देह है। तुम जैसे मजबूत आसाब के मालिक इंसान को इस सदमे को बर्दाश्त करने के लिए अपनी खुसूसी कुव्वतों से काम लेना होगा। मैंने कहा, मैं इंतहाई कोशिश कर रहा हूँ बड। तुम देख लो, मैंने कोई सोग नहीं मनाया। जो कुछ मुझसे छिन चुका है वो कभी वापस नहीं आ सकता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। जाओ, तुम आराम करो। बड मुझे खुदा हाफिज कहकर बाहर निकल गया। उस इमारत में दोबारा वापस आने का तसव्वुर भी जहन में नहीं था। मैंने ये तहजीब के लिए खरीदी थी, लेकिन जब तहजीब यहाँ नहीं आ सकी तो मैं यहाँ कैसे रह सकता था। लेकिन उस वक्त एहतशाम असगरी की जबान खुलवाने के लिए इससे ज्यादा महफूज जगह भी तो नहीं थी। कुछ वक्त यहाँ गुजार लूं, उसके बाद यहाँ से चला जाऊंगा। मेरी तो अब कोई मंजिल नहीं थी। बहुत देर तक बिस्तर पर पड़ा अपनी तन्हाइयों को महसूस करता रहा। फिर नींद ने एक मेहरबान माँ की तरह अपनी आगोश में ले लिया और फिर मैं पुरसुकून हो गया। न जाने कितनी देर तक सोया हूँगा। ख्वाबगाह का दरवाजा अंदर से बंद नहीं किया था। दफतन किसी ने मेरे पैरों को पकड़कर जोर से हिलाया और मैं जाग गया। मैंने बेख्तियाराना अंदाज में पलटकर अपने पाँव हिलाने वाले को देखा तो वो बड था। एकदम मेरे हवास जाग गए और मैं फुर्ती से अपनी जगह से उठ गया। मैंने सरसराते हुए लहजे में पूछा, क्या बात है? बोला, कोई खास बात नहीं है चीफ, लेकिन तुम्हें जगाना बेहद जरूरी था। उठ जाओ चीफ,
गुस्ल खाने में जाकर मुंह हाथ धो लो। मैंने कहा वजह तो बताओ चीफ। वो बोला बस तुम इसे बर्ड की दीवानगी समझ लो और इस दीवानगी के लिए चीफ बर्ड तुमसे पेशगी माफी चाहता है। उठो मुंह हाथ धो लो, अपने आप को ताज़ा दम कर लो, बर्ड ने कहा और मैं हैरानी से उसकी सूरत देखता रहा। फिर आहिस्ता से उठकर गुस्ल खाने में चला गया। ये बेवकूफ़ आदमी क्या चाहता है? कच्ची नींद से जाग जाने की वजह से सर में हल्का हल्का सा दर्द होने लगा था। मैंने काफी देर तक मुंह पर पानी के छींटे मारे, सर पर पानी डाला और फिर बाल संवार कर बाहर निकल आया। बर्ड ने कहा हमें बाहर चलना है चीफ। मैंने कहा इस वक्त क्या बजा है बर्ड? बोला 3:45 बज रहे हैं, माफी चाहता हूँ। मैंने पूछा कहाँ चलोगे? बोला यूं समझ लो कि चलना बेहद जरूरी है, बताऊंगा, पहले तैयार हो जाओ। मैंने बर्ड के कहने पर लिबास वगैरह तब्दील किया और बर्ड के साथ बाहर निकल आया। मेरी हैरतें उरूज पर थीं, कोई बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन बर्ड पागल नहीं था। यकीनन कोई ऐसी ही बात होगी जिसकी वजह से वो इतनी रात को मुझे इस इमारत से निकाल कर बाहर ले जा रहा था। बाहर वही स्याह रंग की वैन खड़ी हुई थी जिसमें हम एहतशाम असगरी को अगवा करके लाए थे। बर्ड ने वैन का स्टीयरिंग संभाल लिया और मैं उसके नजदीक बैठ गया। मैंने कहा मुझे बताओगे नहीं बर्ड के कहाँ चल रहे हो? बर्ड ने कहा चीफ तुम तो सो गए थे। वैन इमारत से बाहर निकल आई थी और एक सड़क पर दौड़ने लगी थी। मैंने कहा हाँ, मुझे बहुत मुश्किल से नींद आई थी। वो बोला तुम यकीन करो चीफ, मेरी आंख एक लम्हे के लिए भी नहीं लगी। मैंने कहा मगर अब कहाँ चल रहे हो बर्ड? क्या ये वक्त सफर के लिए मुनासिब है? बर्ड ने कहा जरूरी है चीफ, यही वक्त मुनासिब है। और मैं सीट की पुश्त से टेक लगाकर बैठ गया। वैन रात की तारीकियों को चीरती हुई किसी नामालूम मकाम की जानिब जा रही थी। मैंने अपने जहन को आजाद छोड़ दिया था। ये पागल शख्स अगर मुझे कुछ नहीं बताना चाहता था तो मुझे भी उसे मजबूर नहीं करना चाहिए था। फिर एक पुरसरार से इलाके में दाखिल होकर वैन एक बहुत बड़े अहाते के अंदर दाखिल हो गई। मैं ताज्जुब से उछल पड़ा। ये एक कब्रिस्तान था। रात की हौलनाक तारीकी ताहद निगाह फैली हुई थी। बहुत दूर कहीं रोशनी टिमटिमा रही थी। कब्रें खामोश और सुनसान थीं और उनके दरमियान हल्की सी आवाज बहुत तेज मालूम होती थी। बर्ड वैन का इंजन बंद करके नीचे उतर आया था। उसने मुझे भी नीचे उतरने के लिए कहा और फिर वैन के पिछले हिस्से में पहुंच गया। पिछला दरवाजा खोलकर उसने अंदर से कुछ सामान निकाला। ये कुदाल और फावड़ा था। तेज रोशनी वाली एक टॉर्च उसने मेरे हाथ में थमा दी और दोनों चीजें लेकर कब्रिस्तान के अंदरूनी हिस्से की जानिब चल पड़ा। मैंने कहा बर्ड कुछ मुंह से तो फूटो, क्या करना चाहते हो? अब मुझे उलझन सी होने लगी थी। बर्ड ने कहा चीफ बस चले आओ मेरे साथ। चंद लम्हों के बाद वो तहजीब की कब्र पर पहुंच गया। उसने टॉर्च मुझे दी और कहा कि मैं इसे रोशन न रखूं, बस जब भी जरूरत महसूस हो एक लम्हे के लिए इसे जला लूं। मैंने पूछा लेकिन तुम क्या करना चाहते हो? बोला ताबूत को कब्र से निकालना है। मैंने भारी लहजे में पूछा लेकिन क्यों? वो बोला बस चीफ, तुम चाहो तो इस बात पर मेरे सर पर 10-20 जूते लगा लेना, लेकिन जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो करो। मैं परेशान निगाहों से बर्ड को देखता रहा और बर्ड ने कब्र खोदना शुरू कर दी। काफी देर तक वो अपने काम में मसरूफ रहा। उसके बाद उसने कब्र का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह खोल दिया था। वो बोला इस ताबूत को कब्र से निकालने में मेरी मदद करो चीफ। मैंने धड़कते दिल के साथ तहजीब के ताबूत को कब्र से निकाला और एक तरफ रख दिया। बर्ड ने कब्र के ऊपर रखी हुई पत्थर की सिलें दोबारा कब्र पर जमाई और वो मिट्टी बराबर करने लगा। इस काम में काफी वक्त सर्फ हुआ था, लेकिन बर्ड ने थोड़ी ही देर के बाद कब्र को उसी तरह कर दिया जैसी वो थी, ताकि किसी को ये शुबा ना हो कि कब्र खोदी गई है। बर्ड का ये खौफनाक काम मेरी समझ में नहीं आया था। मेरे दिल में हल्की हल्की सी ऐंठन होने लगी थी। इस ताबूत में मेरी जिंदगी सो रही है, तहजीब जिसे मैं शायद सारी दुनिया से ज्यादा चाहता था, लेकिन वो जो मुझसे छिन गई थी। मैं दुख भरे अंदाज में सोचता रहा और बर्ड ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। फिर उसने लजाजत भरे लहजे में मुझसे कहा इस ताबूत को वैन तक ले जाना है चीफ। मैंने कहा बर्ड क्या तुम बिल्कुल ही अहमक हो गए हो? कहाँ ले जाओगे इसे? बर्ड ने कहा उठाओ चीफ उठाओ, यहाँ मौका नहीं है, इसलिए हमें ये काम कोठी ही में जाकर अंजाम देना होगा। मैंने झुंझुलाकर कहा लेकिन क्या काम? बोला कमाल है चीफ, क्या तुम बर्ड की इतनी सी बात भी नहीं मान सकते? चलो एक तरफ से इस ताबूत को सहारा दो। मैं ताबूत को सरहाने से पकड़कर बर्ड के साथ वैन तक पहुंचा और ताबूत वैन के पिछले हिस्से में रख दिया। बर्ड ने तमाम औजार भी अंदर रखे। उसके बाद हम फिर गाड़ी में जा बैठे। बर्ड ने वैन स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। रास्ते में मैं बिल्कुल खामोश रहा। अजीब से एहसासात ने घेर लिया था। उस वक्त वैसे भी मेरी अक्ल खप्त होकर रह गई थी। ये एहसास ही बहुत अजियतनाक था कि मैं तहजीब की लाश के साथ सफर कर रहा हूँ। बिलाखिर हम कोठी वापस पहुंच गए और बर्ड ने पहले ही की मानिंद ताबूत मेरे जरिए पकड़वा कर अंदर पहुंचाया। मैंने कहा अगर तुम अब भी मुझे नहीं बताओगे बर्ड कि ये सब कुछ तुमने क्यों किया है तो शायद मैं अपने जहन पर काबू न पा सकूं। वो बोला अब तुम चाहो तो आराम से अपनी ख्वाबगाह में चले जाओ चीफ, मुझे कुछ काम करना है। मैं फट पड़ा, क्या तुम बिल्कुल ही पागल हो गए हो बर्ड? ये कैसे मुमकिन है? बर्ड ने कहा तो बस 1 मिनट, और फिर वो वहां से निकल गया। मैं दुख भरे अंदाज में तहजीब मेलकम एक्स के ताबूत की जानिब देख रहा था।
चंद लम्हे के बाद बड वापस आया। उसके हाथ में जो चीज दबी हुई थी उसे देखकर वाकई ताज्जुब हुआ। ये अमोनिया की बोतल थी जिस पर साइफन लगा हुआ था। बड ने ताबूत के ढक्कन को खोला। मैं धड़कते दिल से अंदर देख रहा था। तहजीब की लाश ताबूत के अंदर मौजूद थी। अभी तक उसमें बिगड़ने के आसार पैदा नहीं हुए थे। उस पर एक खास किस्म का महलूल छिड़क दिया गया था जो लाश को कीड़ों से महफूज रखता है। हल्की हल्की सी बू कमरे में फैल रही थी। तहजीब का चेहरा मेरे सामने था, वो जो हमेशा के लिए गुम हो गई थी। लेकिन उस कमबख्त बड ने उसे क्यों निकाला है? उसकी आखिरी नींद को क्यों खराब कर रहा है? मैंने गुस्सीले अंदाज में बड की तरफ देखा, लेकिन बड मेरी परवाह किए बगैर तहजीब के मुर्दा चेहरे पर साइफन की फुहारें मारने लगा। उसने कमरे में इंतहाई तेज रोशनी कर दी थी और उसकी आंखें शीशे की गोलियों की मानिंद चमक रही थी। वो तहजीब के चेहरे पर निगाहें जमाए हुए था। दोबारा उसने साइफन की फुहार उसके चेहरे पर मारी और फिर उंगली से चेहरे की जिल्द को टटोलने लगा। मैंने अब उसे कुछ पूछने का इरादा ही तर्क कर दिया था। दफतन बट के हलक से एक अजीब सी आवाज निकली जिसमें खुशी का अंसर शामिल था। उसने चुटकी से तहजीब के चेहरे पर एक जगह नोचा और ये देखकर मेरी आंखें हैरत से फैल गईं कि प्लास्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा उसके हाथ में आ गया और अब मेरे जहन के बंद दरवाजे भी खुल गए। मैं बर्क रफ्तारी से आगे बढ़ा और दूसरे ही लम्हे तहजीब के बाल पकड़कर जोर से खींचे। मेरे हाथों में एक विग आ गई थी और उसके नीचे जो बाल नजर आए थे उनका रंग बदला हुआ था। बट ने लाश की पेशानी साफ करना शुरू कर दी। उसके बाद रुखसार, ठोड़ी और गर्दन, और चंद ही लम्हात के बाद मैं अपना दिल पकड़े हुए खड़ा था। जो चेहरा प्लास्टिक के उन टुकड़ों के नीचे से बरामद हुआ था वो तहजीब का नहीं था। बड ने उसे बगौर देखा और फिर एक चीख मार कर मुझसे लिपट गया। उसने मुझे अपने सीने से भींच लिया। चीफ, मुबारक हो, मुबारक हो चीफ। तहजीब मैल्कम एक्स नहीं मरी, वो जिंदा है चीफ। मुबारक हो तुम्हें चीफ। बड ने इंतहाई जज्बाती लहजे में कहा। बोला, मेरी तारीफ करो चीफ, मुझे भी अपने आप से लिपटा लो। मैं तुम्हारी इस खुशी में तुमसे ज्यादा शरीक हूँ। तुम्हारी तहजीब जिंदा है, ये तहजीब नहीं। देख लो इसे चीफ, बगौर देखो। बट पर अजीब सी कैफियत तारी थी। वो खुशी से नाच रहा था, मुझे झंझोड़ रहा था। खुद मेरी भी अजीब हालत थी। मैंने बट को भींच लिया। मैंने भी मुसरत भरे लहजे में कुछ कहना चाहा, मगर बट, लेकिन मैं कुछ न कह सका। एकदम से मेरे पूरे आसाब ढीले पड़ गए थे। जहन माऊफ सा हुआ जा रहा था। मेरी आंखें मेरा साथ नहीं दे पा रही थी। हाँ, ये तहजीब नहीं थी। हमने उसे तहजीब ही की कब्र से निकाला था और थोड़ी देर पहले ये तहजीब का ही चेहरा था, 100% तहजीब का। लेकिन अब तक कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। बड उसे देखता रहा, मसरत में डूबकर न जाने क्या क्या बकता रहा। मैं भी उसी की तरह पागल हो गया था। मैं तहजीब को मुख्तलिफ जावियों से देख रहा था, उस लाश को देख रहा था, लेकिन वाकई वो तहजीब नहीं थी। उसके जिस्म पर गोलियों के निशानात अब भी मौजूद थे, लेकिन वो कतई तहजीब नहीं थी, कोई और थी। मेरा दिमाग बिल्कुल माऊफ हो रहा था। मसरत ने मेरे आसाब बिल्कुल सुन कर डाले थे। मैं वहीं जमीन पर बैठ गया। बड अब भी खामोशी से नाच रहा था। फिर उसने अपने आप को संभाल कर कहा, अफसोस, मैं इस वक्त एक लाश के पास खड़े होकर इतनी मुसरत का इजहार कर रहा हूँ, लेकिन वो जो बुराई की जानिब चंद कदम बढ़ाते हैं बुराई का शिकार हो जाते हैं। अब तुम इस लड़की को इसकी कब्र तक पहुंचा दो। हम दोबारा इसके चेहरे पर वो मेकअप नहीं कर सकते। चलो चीफ, चलो, तुम्हें अब मेरी मदद करना होगी। अपने आप को संभालो, सारी मुसर्रतों को दबा लो। बमुश्किल तमाम मैंने अपने आप को संभाला। हाथ पांव इस तरह बेजान हुए जा रहे थे जैसे उनमें जरा भी दम न हो, लेकिन किसी न किसी तरह खुद को घसीट रहा था। ताबूत उठाकर वापस वैन में रखा और फिर वही सारी कार्रवाई दोबारा दोहरानी पड़ी जो इससे पहले कर चुके थे। दिन का उजाला फूट चुका था और उस वक्त जब हमने लाश को कब्र में उतार कर कब्र दोबारा बंद की तो सूरज की रोशनी पूरी तरह नमूदार हो गई थी। कब्रिस्तान ऐसे इलाके में वाक़ था जहां ज्यादा चहल पहल नहीं थी, इसलिए हमें अपना काम अंजाम देकर वापस आने में बहुत ज्यादा दुश्वारी न हुई। कोठी में दाखिल होने के बाद बड उसी तरह मुसर्रतों से नाचता हुआ मुझे साथ लिए हुए अंदर आ गया। फिर बोला, नहा लो चीफ, नहा लो। मैं भी नहाऊंगा। नहाने से ये नींद का खुमार दूर हो जाएगा। खूब नहाओ चीफ, बल्कि गुनगुनाओ। गुस्ल खाने में जाकर गाने गाओ, कह कहे लगाओ। मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा, पागल आदमी, बहुत ज्यादा पुरजोश होने की कोशिश मत करो। जाओ तुम गुस्ल कर लो। बोला, नहीं चीफ, तुम भी गुस्ल करोगे। बट बच्चों के से अंदाज में जिद कर रहा था। मैंने कहा, ठीक है भाई, ठीक है। वो बोला, मैं गुस्ल करने के बाद कॉफी बना कर ले आऊंगा, बल्कि मैं गुस्ल खाने में जाने से पहले कॉफी का पानी चढ़ाए देता हूँ। बस चीफ, तुम भी गुस्ल करके बाहर आओ, दोनों कॉफी पियेंगे, बल्कि कई कई प्यालियां पियेंगे ताकि नींद बिल्कुल ही भाग जाए। बड कमरे से निकल गया और मैं दरवाजे को तकता रहा। फिर मैं गुस्ल खाने की जानिब बढ़ गया। हालांकि मौसम गर्म नहीं था, लेकिन मैंने ठंडे पानी का शावर खोला और उसके नीचे खड़ा हो गया। ठंडे पानी की फुहारें न जाने कब तक मेरे सर से नीचे तक बहती रहीं और फिर गुस्ल खाने के दरवाजे पर बड ही की आवाज सुनाई दी। अब मैंने इतनी देर भी नहाने के लिए नहीं कहा था, बाहर निकल आओ तुम्हें खुदा का वास्ता। बड के अंदाज में एक अजीब सी मजे का खेज कैफियत थी। मैं चौंक पड़ा और फिर मैंने शावर बंद कर दिया।
बाहर कॉफ़ी तैयार थी। उसकी सौंधी सौंधी भाप फजा में बुलंद हो रही थी। बर्ड ने कॉफ़ी की प्याली मुझे पेश करते हुए कहा, अपने दोस्त की तरफ से तहज़ीब मैल्कम एक्स की ज़िंदगी की मुबारकबाद कबूल करो। मैंने कहा, बर्ड, ये हकीकत है कि इस वक्त मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी हूँ और मेरा जहन कोई फ़ैसला करने से कासिर है। वो बोला, तुम फैसले मत करो चीफ, मैं तुम्हारी जहनी कैफियत को अच्छी तरह समझता हूँ। मैंने कहा, बर्ड, वाकई तुमने नाकाबिल यकीन कारनामा अंजाम दिया है। वाकई तुम्हारी इस शख्सियत को मैंने कभी गौर से नहीं देखा था। वो बोला, अब देखा करो चीफ, अब देखा करो, और ये बात समझ लो कि तुमने मुझे अपना मातहत बनाकर कोई गलती नहीं की। बर्ड ऐसे ही नाजुक मौक़ों पर तुम्हारी मदद करेगा। ये बात दिल से तस्लीम कर लो कि बर्ड तुम्हारे लिए नागुज़ीर है। मैंने मुसरत से कहा, ठीक है भाई, ठीक है। बोला, देखो चीफ, कम से कम अब ये बात साबित हो गई है कि तुम्हारे खिलाफ साजिश की गई थी। मकसद वही था, यानी तुम्हें तंजीम के खिलाफ भड़का दिया जाए और तुम तूफानी अंदाज में ये सोच कर काम करो कि जिस तंजीम के लिए तुमने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी, उसने तुम्हें क्या दिया। एक बार तुम पर शुबा किया गया और दूसरी बार तुम्हारी जिंदगी ही तुमसे छीन ली गई। इसका रद्दमल वाकई खतरनाक भी हो सकता था चीफ, अगर तुम इतनी ठंडी तबीयत के मालिक ना होते। लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो गया। हमें ऑलिव हार्वर्ड के मुकाबले पर उसी जैसी शैतानी जहानत से काम करना होगा। चुनाचे चीफ, इसके लिए एक बेहतरीन मंसूबाबंदी जरूरी है। मैंने उसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए कहा, तुम खुद ही बताओ बर्ड, हमें क्या करना चाहिए। बोला, गुड चीफ, मुझे यकीन था कि बिलाखिर एक दिन तुम बर्ड की इस अहमियत को तस्लीम करोगे और उससे मशवरे मांगोगे। बर्ड जरूरत से ज्यादा खुश नजर आ रहा था और बहुत बढ़ चढ़ कर बोल रहा था। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाँ भाई, तुमने अपनी ये हैसियत मनवा ली है। बोला, सबसे पहले तो चीफ, मेरा मशवरा है कि तुम अपने इस शौक को बरकरार रखो। कोई भी तुम्हें देखकर ये अंदाजा न लगा सके कि तुमने हकीकत को जान लिया है। हम इस कोठी में नहीं रहेंगे चीफ। तुमने जिस होटल का इंतखाब किया है उसी में एक कमरा मैं भी हासिल किए लेता हूँ। बैरूत से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक दिल शिकस्ता इंसान को जो कुछ करना चाहिए वही तुम करते रहो। अगर तुमने अपनी जात में नुमाया तब्दीलियां पैदा न की तो बस यूं समझ लो, ऑलिव हार्वर्ड होशियार हो जाएगा और हम अपना काम नहीं कर सकेंगे। मैंने कहा, इन तब्दीलियों से तुम्हारी क्या मुराद है। वो बोला, खुद को दीवाना जाहिर करो चीफ, वो करो चीफ जो इससे पहले तुमने कभी नहीं किया। देखो चीफ, बर्ड ने कारनामा अंजाम दिया है, कम से कम इस मसले में तो उसकी हैसियत सरबराह की रहने दो। जिंदगी भर याद करेगा बर्ड भी। मैंने कहा, ठीक है भाई, ठीक है, मगर तुम भी मुझे गाइड करते रहना। वो बोला, बिल्कुल बिल्कुल। बैरूत के होटलों नाइट क्लबों का रुख करो। शराब तुम पीते नहीं हो, ना पियो। मैं तुम्हें उसके लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन अपने आप को बिल्कुल बदली हुई जिंदगी में ढाल लो। रक्स सरोत से दिलचस्पी लो, और अगर कुछ लोग, मेरा मतलब है कुछ हसीनाएं तुम तक पहुंचने की कोशिश करें तो उन्हें मायूस न करो। खुद को एक ऐसे इंसान की हैसियत से पोज करो जो अपने रास्ते से भटक गया हो। अगर तुमने अपने पुराने तौर तरीके जारी रखे तो ऑलिव हार्वर्ड होशियार हो जाएगा। वैसे तंजीम के सिलसिले में भी मैं तुमसे यही कहूंगा कि उन लोगों से भी ज्यादा राब्ता रखने की जरूरत नहीं है। पहले तहजीब मैल्कम एक्स हमारे हाथ आ जाए, उसके बाद हम दूसरे मामलात देखेंगे। मेरा मतलब समझ रहे होगे। अगर किसी जरिए से हम लोगों से राब्ता कायम किया जाता है तो हम उस राब्ते को अहमियत देंगे। तंजीम के कुछ अफराद की दिल शिकनी भी करनी पड़े तो उससे परहेज मत करो। वैसे उन लोगों के बारे में मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये तुम्हारे गम में बराबर के शरीक हैं और अपने आप को बिला वजह मुजरिम महसूस कर रहे हैं। मैंने कहा, हाँ बर्ड, अब मुझे इस बात से शर्मिंदगी भी होती है। बोला, नहीं चीफ, मुकाबला एक खतरनाक दुश्मन से है। अपने जज्बात को गहरी नींद सुला दो। हमें उसी अंदाज में काम करना है जिसका तकाजा हालात कर रहे हैं। इस तरह हम अपने दुश्मन को बेनकाब कर सकेंगे, बल्कि उसके सीने में उतर सकेंगे। ये बहुत जरूरी है। मैंने कहा, ठीक कहते हो बर्ड, मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ। बोला, थैंक यू चीफ, थैंक यू वेरी मच। बर्ड को अपनी तमाम मेहनतों का फल मिल गया। मैंने कहा, एहतशाम असगरी की लाश के सिलसिले में क्या किया। वो बोला, सॉरी चीफ, दरअसल उस बदनसीब को ऐसे ही पड़ा नहीं रहने दिया जा सकता था, कुछ ना कुछ तो करना ही था उसका। चुनाचे मैंने उसे दरगोर कर दिया। मेरा मतलब समझ गए हो तुम। मैंने पूछा, कहाँ। बोला, बस ये मत पूछो चीफ, ये समझ लो इसी कोठी में, लेकिन उसका सुराग मिलना नामुमकिन है। मैंने कहा, तो तुम ये काम कर चुके हो। बर्ड ने कहा, पहले ही कर चुका था चीफ, तुम्हें बताना जरूरी तो नहीं था। जाहिर है उसकी लाश से तुम्हें क्या लेना था। मैंने कहा, तुमने वाकई मेरे लिए एक बेहतरीन दोस्त का किरदार अदा किया है। वो बोला, बर्ड किस काबिल है चीफ, बस इसके सिले में मुझे, मेरा मतलब है जिंदगी में अगर कुछ रंगीनियां भी शामिल रहें तो क्या हर्ज है। मैंने कहा, मैंने तुम्हें कब रोका है उनसे। बर्ड ने कहा, तो फिर मैं आज पूरा दिन डेनिस के साथ गुजारूंगा। मुझे उसकी बात पर हंसी आ गई। मैंने कहा, ओके बर्ड, ओके। वो बोला, चीफ, मेरा ख्याल है हमें ये कोठी छोड़ देनी चाहिए, हमारा मकसद तो पूरा हो ही चुका है। वैसे तुम अगर नासिर अजीजी से मुलाकात करो तो उसे ये हिदायत जरूर देना कि एहतशाम असगरी के मामले को खुद ही हैंडल करे, और ये बात किसी तरह भी मंजर आम पर न आने दे कि एहतशाम असगरी को तुमने किसी तौर हासिल किया था
और उसके बाद से वो गुम है। मैंने कहा हाँ मैं ये काम कर लूँगा। बर्ड ने कहा तो फिर मैं जाऊँ चीफ? मैंने कहा सारी रात जागते रहे हो, सोगे नहीं? बोला ज़रूर सोऊंगा, लेकिन डेनिस से मिलने के बाद। बर्ड ने कहा और फिर वो बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैं देर तक उसकी इस शरारत के बारे में सोचता रहा। दिल मसरूर हो गया था। जी चाह रहा था कि मैं चीख चीख कर सारी दुनिया को बता दूं कि मैं जिस कर्ब का शिकार था वो सिर्फ मेरी गलत फहमी थी। मेरी तहजीब जिंदा है, यकीनन तहजीब जिंदा है, और उसका जिंदा होना ही मेरे लिए काफ़ी है। अगर वो मेरे दुश्मनों के कब्जे में है तो बाहर तौर इतनी माजूर नहीं कि निकल ना सके, और ना ही मेरे बाजू अभी शल हुए हैं। मैं उसकी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ और सोचें भी मेरे जहन पर हावी होने लगी थीं। तहजीब मैल्कम एक्स बैरूत आई भी थी या नहीं? वो लड़की जो तहजीब मैल्कम एक्स की जगह कत्ल कर दी गई, क्या शुरू ही से तहजीब मैल्कम एक्स बनी हुई थी? मैंने अपने जहन में तहजीब से की हुई मुलाकातें ताज़ा की और मेरे दिल के इंतहाई गोशों से आवाज़ निकली कि जो लड़की नासिर अजीज़ी के घर से मुझ तक पहुंची थी वो तहजीब मैल्कम एक्स ही थी। उसकी एक एक जुम्बिश, एक एक अदा मेरी जानी पहचानी थी। यकीनन तहजीब मुझसे उस वक्त तक मिलती रही थी जब तक हमारी शादी का आखिरी दिन नहीं आ गया था। वो तहजीब ही थी। अगर ये मंसूबा ऑलिव हार्वर्ड ही ने बनाया था तो फिर यकीनन हैरत की कोई बात नहीं थी। ऑलिव हार्वर्ड जैसा शख्स ये सारा खेल खेल सकता था। नासिर अजीज़ी ने उसे अपने यहाँ रखा और उसके बाद जितनी भी मुलाकातें तहजीब से हुई वो असल तहजीब से ही हुई थी। शादी से कुछ वक्त पहले ऑलिव हार्वर्ड ने असल तहजीब को किसी भी तरह अपनी तहवील में ले लिया और पहले से तैयार की हुई उसकी नकल शादी के लिए पेश कर दी। यकीनन उस बदनसीब लड़की के तसव्वुर में भी ये बात नहीं होगी कि उसके साथ क्या सलूक किया जाने वाला है। उसे कोई ऐसा ही बड़ा लालच दिया गया होगा जिसकी बुनियाद पर वो तहजीब का रूप धार कर मुझसे शादी करने पर आमादा हो गई। बात सिर्फ उसी हद तक थी। जाहिर है उसे मेरी खलवत में नहीं पहुंचना था, वरना ऑलिव हार्वर्ड इतना बड़ा खतरा मोल न लेता। गौर किया तो ऑलिव हार्वर्ड की स्कीम इंतहाई शानदार और जामे नजर आई। बिलाशुबा उस जैसा शातिर शख्स ही इतना बड़ा खेल खेल सकता था। उसने अपनी दानिस्त में मेरे जहन से तहजीब मैल्कम एक्स को ख़त्म कर दिया था। ये दूसरी बात थी कि हालात ने इस बार भी उसे शिकस्त दी और ये बात मेरे इल्म में आ गई। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।